IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई क्लास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी प्राचीन इतिहास के जो है एनसीईआरटी है। इसमें हमें 16 महाजनपद, मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर के आक्रमण से जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना है, जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने जनपद नाम की इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिली हैं? तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से नहीं मिली हैं। इसके अलावा हस्तिनापुर मेरठ, पुराना किला दिल्ली और अतिरंजी खेड़ा एटा से ये बस्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन कौशाम्बी से नहीं प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका, महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, इसकी पहचान करनी है। पहला है, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। बिल्कुल सही है, सुरक्षा के लिए। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। बिल्कुल सही है। तो किसी की दो और किसी की एक होती थी। राजधानियों की किलेबंदी केवल पत्थर से की जाती थी, ये गलत हो जाएगा। ईंटों से भी होती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो इसमें गलत है। अन्य राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए किलेबंदी की जाती थी, ये बिल्कुल सही है। अब आप लिस्ट देखिएगा, 16 महाजनपद की इसमें लिस्ट दे दी गई है। काशी की राजधानी वाराणसी, तो एक तरफ राज्य महाजनपद 16 दे दिए गए और उनकी राजधानियों को दे दिया गया है, और वर्तमान में वो किस राज्य में है ये भी आपको दे दिया गया है। तो 3 महाजनपद बिहार में, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। सबकी राजधानी दे दी गई है। कोई ऐसा महाजनपद, कई ऐसे महाजनपद है जिनकी 2 राजधानियां हैं, जैसे आपका कौशल का, इसके अलावा आपका जो है मगध का, इसके अलावा आपका जो है मल्ल का, चेंदी का राजधानी आपका सुक्तिमती है, वश की राजधानी कौशाम्बी है, कुछ की राजधानियाँ एक हैं, पंचाल की 2 राजधानी है, उत्तरी जो है पंचाल और छत्र और दक्षिणी पंचाल काम्पिल्य है। इसके अलावा जो है आपका अस्मक की राजधानी पोटल या पोटली है, और इसके अलावा अवंती, उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती राजधानी क्या है? महिष्मती है। और 2 महाजनपद ऐसे थे जो पाकिस्तान में थे, एक तक्षशिला गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, और एक कंबोज राजापुर या हाटक उसकी राजधानी थी। ये दोनों पाकिस्तान में थे। एक राजस्थान में आपका था मत्स्य, जिसका राजधानी है विराटनगर। तो इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभी मैंने आपको बताया, एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ जो है राजधानियां हैं। तो एक आज याद रखना, अंग की राजधानी क्या है? चंपा, बिल्कुल सही है। कौशल राजधानी अहिच्छत्र नहीं है। कौशल की राजधानी क्या है? तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती थी। ठीक है। इसकी राजधानी अयोध्या भी थी। वश की राजधानी कौशाम्बी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। आप लिस्ट में दोबारा देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान ना देने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाजनपद कालीन राजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। राजा के पास अस्थायी सेना होती थी, बिल्कुल सही है। सेना को भुगतान आहत सिक्कों से होता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखना, इस समय आहत सिक्के बनने लगे थे, इन्हीं को हम जो है ठप्पा मार सिक्का भी कहते हैं। सेना को केवल युद्ध के समय ही बहाल किया जाता था, गलत हो जाएगा। तो सेना को आपदा के समय भी उतारा जाता था, जैसे आज भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, जबकि तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, महाजनपद कालीन कर प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला आपका भाग फसलों पर लगने वाला एक कर होता था, बिल्कुल सही है। तो जितना उत्पादन होता था उसका 1 भाग राजा को देना पड़ता था। उपज का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था, गलत हो जाएगा। 1/6 भाग कर के रूप में होता था, ना कि 1/3 भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, महाजनपद कालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर नहीं देना पड़ता था, गलत हो जाएगा। उन्हें कर देना पड़ता था। आखेटकों मतलब होता है शिकार करना, और संग्राहकों को जंगल मतलब जो घूम घूम करके अनाज को इकट्ठा करते थे, संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में देनी होती थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना, जो शिकारी होते थे, जो जंगलों में भोजन को इकट्ठा करते थे, उनको भी कर देना पड़ता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका केवल 2 हो जाएगा, जो सही है, और पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार के में स्थित
अंग महाजनपद में निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल थे? तो बिहार में अंग महाजनपद में 2 जिले शामिल थे, वो कौन है? मुंगेर और भागलपुर। तो मुंगेर और भागलपुर अंग महाजनपद इसी में स्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका महाजनपद काल में कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें कौन सा कथन असत्य है, इसकी हमें पहचान करनी है। पहला, लकड़ी की जगह लोहे के फाल का उपयोग होने लगा था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस समय लोहे के फाल से खेती होने लगी थी, क्योंकि लोहे का आविष्कार उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में हो गया था। धान को छिड़क कर उपजाने के बजाय पौधे के रोपण की विधि अपनाई गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो धान को जैसे आज रोपा जाता है वैसे उस समय भी रोपने की व्यवस्था हो गई थी। खेती का कार्य केवल भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से कराया जाता था, ये गलत हो जाएगा। बड़े और छोटे किसान हर तरह के होते थे, केवल भूमिहीन मजदूरों से कृषि नहीं होती थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो गलत है। और खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि जब लोहे का इस्तेमाल हुआ तो फसलों का उत्पादन बढ़ गया, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है, में कौन सा कथन सत्य है। बौद्धों और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है, बिल्कुल सही है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों में महाजनपदों के नाम की सूची एक समान है, तो ये गलत हो जाएगा, एक समान नहीं है। ये बात याद रखना, एक समान नहीं है, कुछ महाजनपदों में अंतर पाया जाता है नामों में। असमक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। दोनों के नाम में अंतर है, एक जैसे नाम नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। याद रखना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जहां 16 महाजनपद थे, वहीं पर 10 गणराज्य भी थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो लिखा है इसमें पहला जो ऑप्शन है, गणराज्य में शक्ति परिवारों और कुलों के प्रमुखों के हाथ में होती थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गणराज्य में वंशानुगत राजा का प्रचलन था, गलत हो जाएगा। यहाँ लोकतांत्रिक रूप से राजा का प्रचलन था, ना कि गणतंत्र जो है वंशानुगत होता था। शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे, बिल्कुल सही है। तो लिच्छवियों के जो गणराज्य थे इतने पावरफुल थे कि अजातशत्रु को हराने के लिए षड्यंत्र रचना पड़ा था इसके लिए। ठीक है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। और याद रखना, जो 10 गण थे वो कौन थे, आप लिस्ट में देख लीजिएगा। इस 10 गण को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वो गण कहाँ से थे और उनका संबंध किससे था। ठीक है। नेक्स्ट आपका ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी में राजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद का काल था, उस समय जो है राजा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। राजा समाज और धर्म का रक्षक होता था, बिल्कुल सही है। राजा की स्थिति शक्तिशाली हो गई थी, बिल्कुल सही है। आमात्य राजा को दैवीय शक्ति और गुणों से संपन्न जो है बताते थे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। आमात्य जो मंत्री होते थे वो राजा को दैवीय शक्ति से गुणों से नहीं बताते थे, वो वास्तविकता से बताते थे और ये कहते थे कि आपका कर्तव्य है समाज की भलाई करना। ठीक है। पुरोहित राजा का मुख्य सलाहकार होता था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो इस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अब पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में महाजनपदों के निर्माण में सहायक कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। लोहे का व्यापक प्रयोग होने से महाजनपदों का निर्माण प्रारंभ हो गया, बिल्कुल सही है। तो जब लोहे का उपयोग हुआ तो गांव धीरे धीरे कस्बे में बदलते गए और कस्बे से नगर, नगर से क्या हो गए, वो महानगर बन गए। तो लोहे ने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी महाजनपदों के निर्माण में। दूसरा है आपका जो है नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पादन हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो लोहे के उपयोग से नए नए जो है हथियार बनने लगे, नए नए कृषि उपकरण बनने लगे, जिससे उत्पादन और तेजी से बढ़ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में सजाना है। तो अगर मान लो ये वेस्ट है और आपका ये ईस्ट है, तो सबसे पहले कौन सा महाजनपद होगा? मत्स्य महाजनपद होगा, जो राजस्थान में है। नंबर 1 यहाँ पर मत्स्य महाजनपद हो गया। फिर कौशल महाजनपद होगा आपका उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अयोध्या के क्षेत्र में। फिर काशी महाजनपद यहाँ होगा आपका बनारस के क्षेत्र में। फिर मगध महाजनपद आपका यहाँ होगा और सबसे लास्ट में अंग महाजनपद होगा, वो भागलपुर मुंगेर के पास। तो क्रम सजाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा।
इस तरह से हमें दिशा के अनुसार भी क्वेश्चन को याद रखना है, इसलिए हमें इतिहास को हमेशा मैप के थ्रू पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें चूंकि इतिहास को समझना है, हमें इतिहास को रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, मगध के शासक बिंबिसार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है आपका, वह हर्यक कुल का तथा महावीर स्वामी का समकालीन था। गलत हो जाएगा, ये हर्यक वंश का तो था, लेकिन ये महावीर का समकालीन न होकर के ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, और गौतम बुद्ध के मित्र भी थे बिंबिसार, और हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा आपका, ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इसके अलावा जो है उसने अंग देश पर जो अधिकार कर लिया था, बिल्कुल सही है। उसकी पहली पत्नी कौशल राज की पुत्री थी, बिल्कुल सही है। और काशी का राज उसने दहेज मिला था, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौशल देश के राजा प्रसेनजीत थे, उन्होंने काशी को दहेज में दिया था बिंबिसार को, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के किस शासक के उपचार के लिए भेजा था। तो अवंती कहाँ है, ये आपका जो है मध्य प्रदेश में उज्जैन के क्षेत्र में है। तो वहाँ के राजा का नाम था जो है चंड प्रदोत महासेन था। ये बीमार थे, तब जो है बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था इनको उपचार के लिए। तो दोनों के बीच में मैत्री संबंध था जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मगध के शासक अजातशत्रु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है आपका, उसने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन पर कब्जा किया था। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके ही जो है राज्य को प्राप्त किया था, पहला सही हो जाएगा। उसने वैशाली को मगध साम्राज्य में मिलाया था, बिल्कुल सही है। तो वैशाली के जो लिच्छवी थे उनको इसने जो है षड्यंत्र के तहत हराया था, बिल्कुल सही है। उसने पाटलिपुत्र की किलेबंदी की थी, गलत हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर इस समय बसा ही नहीं था, तो किलेबंदी कहाँ से करेंगे, क्यों, क्योंकि अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। तो इसका आंसर जो है तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1, 2 सही है, जबकि आपका तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मगध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है आपका, उदयन ने पटना में गया और पुनपुन के संगम पर एक किला बनवाया था, गलत हो जाएगा। ये गंगा और जो है सोन नदी के संगम पर बनवाया था, ना कि पुनपुन पे। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ भी है और यहाँ है, कट जाएगा। अब 2 ऑप्शन हमें चुनना है। महापद्मनाभ ने एक राट की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही है। और शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो शिशुनाग जो वंश था इसने अवंती को जीत करके मगध में मिला लिया था, तो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में सजाना है। तो याद रखना, जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ तो सबसे पहले मगध पर अगर बात किया जाए तो मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, और मगध पर शासन करने वाले सबसे पहले हर्यक वंश था। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश, और नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश। तो क्रम ये होगा, आप इस क्रम को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमिलित है। इसमें एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ राजधानी दिया गया है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, बिल्कुल सही है। अवंती राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी, तो गलत हो जाएगा। वश की राजधानी कौशाम्बी थी, बिल्कुल सही है। जो है कोली राजधानी श्रावस्ती नहीं थी, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये राजधानी का मैं दोबारा दे रहा हूँ, इसको अच्छे से याद रखना, कौन सी राजधानी किसकी थी और वो महाजनपद किस राज्य में था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध की सफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। उसके पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे, बिल्कुल सही है। तो मगध याद रखना, जो आपका मगध था ये जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर था, यहाँ की मुख्य नदी थी, और इसके आसपास जंगल क्षेत्र था, पठारी क्षेत्र था, पर्वतीय क्षेत्र, तो वहाँ लोहा बहुत ज़्यादा पाया गया। तो लोहे से क्या क्या काम हुआ, लोहे से औजार बने, लोहे का इस्तेमाल कृषि में हुआ, और लोहे से अनेक जो है कुटीर उद्योगों का निर्माण हुआ। लौह जो है कई क्रांति में, मतलब इस तरह से मगध की क्रांति में जो है मगध सफलता में क्रांति लाया उसने। या गंगा की उपजाऊ भूमि के मध्य में स्थित था, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए वहाँ पे कृषि उत्पादन ज़्यादा हुआ, जनसंख्या ज़्यादा हुई, तो सेना में भर्ती भी लोग ज़्यादा हुए।
इसकी राजधानियां सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। तो मगध की सफलता के कई कारण हैं, मैं बता देता हूं। जैसे आपका यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण राजा भी हुए, ये भी एक कारण है। जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, जिन्होंने साम्राज्य को बढ़ाया अपने अपने समय में। यहाँ जितने भी राजवंश है, चाहे शिशुनाग वंश हो, चाहे आपका नंद वंश हो, चाहे आपका मौर्य वंश हो, सब ने मगध के जो है बढ़ाने में योगदान दिया। ये भी एक बड़ा कारण है मगध के उत्कर्ष में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मगध साम्राज्य के विभिन्न वंशों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस एक शासक ने शासन नहीं किया था? तो मगध में शासन जो है प्रसेनजीत ने नहीं किया था, क्योंकि प्रसेनजीत कौशल का राजा था, जबकि कालाशोक जो है महापद्म नंद और उदयन, ये सब लोगों ने शासन किया, लेकिन प्रसेनजीत ने शासन नहीं किया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वज्जी संघ पर अजातशत्रु आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम क्या था? तो बुद्ध से सलाह लेने के लिए भेजा था, तो उस मंत्री का नाम था वस्यकार। और इसी ने जो है जाकर के वैशालियों में फूट डाल दी थी, वैशाली में, जिससे जो है वो नष्ट हो गया और अजातशत्रु ने उसको जीत लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वज्जी संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, वज्जी के बारे में, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, बिल्कुल सही है। वज्जी में गण प्रकार की शासन व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। याद रखना, वज्जी एक महाजनपद होते हुए भी यहाँ जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ये बात याद रखना। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कई सदस्य मिल करके जो है शासन चलाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो 16 महाजनपदों में एक यही महाजनपद था जहाँ की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक तरीके से चलती थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका वज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया था। तो याद रखना, दीर्घ निकाय में सबसे पहली बार दीर्घ निकाय में वज्जी संघ का जो है उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए चित्रित धूसर मृदभांड उपयोग होता था। ये जो है मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन होते थे, आप चित्र में देख सकते हैं, यही चित्रित धूसर मृदभांड है, इसी का उपयोग होता था जो है अनाज को रखने के लिए। तो चित्रित धूसर मृदभांड जो है इस काल की प्रमुख विशेषता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 516 ईसा पूर्व में भारत पर हुए ईरानी आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखना, सबसे पहली बार अगर भारत पर किसी ने आक्रमण किया है तो वो ईरानियों ने किया है। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। और ईरानियों का राजवंश कौन था? हखामनी राजवंश था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसका पहला है, यह आक्रमण भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर हुआ था, बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर से ही सारे आक्रमण हुए हैं। क्योंकि भारत पर याद रखना, जितने भी आक्रमण हुए हैं सब पश्चिमोत्तर सीमा से ही हुए हैं, क्योंकि इधर हिमालय था और इधर जो है सागर है, तो इधर से आक्रमण कोई भी नहीं हुआ है। आक्रमण किधर से हुआ है? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, प्रथम आक्रमण जो है क्या कहते हैं, दायर बाहु या जो है डेरियस के नेतृत्व में किया गया था, ये भी बिल्कुल क्या है आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा डेरियस ने पंजाब और सिंध को जीत लिया था, इसी को हम दारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो भारत पर पहला आक्रमण ईरानियों ने किया है, ये बात याद रखना। और हखामनी वंश उस राज्य का नाम था और दारा प्रथम उस राजा का नाम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फारस ईरान साम्राज्य के भारतीय क्षत्रपी में निम्नलिखित में से कौन कौन से भाग शामिल नहीं थे? तो याद रखना, जब दारा ने आक्रमण किया तो भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो कुरुक्षेत्र उसके अधिकार में नहीं था, जबकि पंजाब, सिंध का पश्चिमी क्षेत्र और सिंध जो प्रांत है, ये तीनों जो है दारा के अधिकार में चला गया था। और कहा जाता है कि दारा का 20वां प्रांत था, सिंध था, जिस पर कब्जा किया था उसने। तो ईरान जो है दारा प्रथम ने आक्रमण किया था और दारा का ही प्रभाव पड़ा कि हमारे यहाँ अशोक ने अभिलेख लिखवाने की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ईरानी शासक जो है क्षत्रियास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है आपका, वह जो है जर्सिस का उत्तराधिकारी था, गलत हो जाएगा। जर्सिस एक यूनानी था, जबकि ये पर्शियन थी। उसने भारतीयों को अपनी फौज में शामिल किया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ए हो जाएगा। 2 और 3 सही है, जबकि पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित जो है टैलेंट क्या था? ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में
टैलेंट शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया गया है? तो इसका इस्तेमाल किया गया है मुद्रा और भार की प्राचीन माप थी। मुद्रा और भाव की जो प्राचीन माप थी इसी को जो है टैलेंट कहा गया है। ये बात याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो ऐसे शब्दावलियों से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ईरान और भारत के मध्य संपर्क के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। पहला आपका स्थापत्य कला पर स्पष्ट ईरानी प्रभाव देखा जाता है, बिल्कुल सही है। तो अशोक ने जो स्तंभ लिखवाए बनवाए, जो अभिलेख लिखवाए जो है, ये सब जो है प्रभाव किसका था? तो ईरानी आक्रमण था और दारा का प्रभाव था। उसी से प्रभावित होकर के अशोक ने भी जो है ये काम शुरू किया था। खरोष्ठी लिपि का शुभारंभ भी हमारे देश में ईरानी आक्रमण के कारण ही हुआ था। तो अशोक के जो अभिलेख पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं वो खरोष्ठी लिपि में हैं, और वो खरोष्ठी लिपि किसकी थी? ईरानियों की थी, जिसके अशोक ने ग्रहण किया था। आहत मुद्राओं का प्रचलन, तो आहत मुद्राओं का प्रचलन जो है ये भी जो है सीखा था किससे हमने? तो ईरानियों से सीखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत से बाहर सिकंदर द्वारा जीते गए प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश शामिल नहीं था? तो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो किस प्रदेश को उसने नहीं जीता था, जो उसके राज्य में शामिल नहीं था? तो एशिया माइनर तुर्की शामिल था, याद रखना। तुर्की को एशिया माइनर कहते थे प्राचीन काल में। इराक को जीता उसने, ईरान को जीता था, लेकिन अफगानिस्तान को उसने नहीं जीता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत पर सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। हमें कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका हेरोडोटस ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया है, बिल्कुल सही है। तो इतिहास के पिता को किसे कहते हैं? हेरोडोटस के। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, और इसमें उन्होंने भारत के संपत्ति के बारे में अच्छे से वर्णन किया है। इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। सुकरात ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया था, गलत हो जाएगा। सिकंदर को जो है आक्रमण करने के लिए सुकरात ने नहीं कहा था। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था? तो याद रखना, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब भारत पर किसका शासन था? खास करके मगध पर उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था, और राजा का नाम क्या था? घनानंद था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सिकंदर के समकालीन राजा पोरस का राज किसके बीच में अवस्थित था? तो जो पोरस थे इनके बीच में, सिकंदर के बीच में आक्रमण हुआ था, उसे हम बितस्ता का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध कहते हैं, हाइड्रोस्पीच का युद्ध भी कहते हैं। तो ये युद्ध जो हुआ था, तो राजा जो पोरस का राज था वो किन दो नदियों के बीच में स्थित था? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो झेलम और चेनाब नदी के बीच में स्थित था किसका राज्य? पोरस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत तथा यूनानी संपर्क के निम्नलिखित में से क्या परिणाम हुए? जब यूनानियों ने जो है भारत पर आक्रमण किया और भारत से यूनान का जो संबंध हुआ तो उससे क्या प्रभाव पड़ा? तो बढ़ईगिरी भारत की सबसे उन्नत दस्तकारी बन गई, बिल्कुल सही है। तो बढ़ईगिरी में और उन्नति हुई जब यूनानी प्रभाव हमारे यहाँ पहुँच गया। इसके अलावा क्या हुआ? सिकंदर ने सिकंदरिया शहर की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर ने बुके-फेला नगर की स्थापना की थी। तो ये आपका याद रखना, ये गलत हो जाएगा। बुके-फेला नगर आपका चिनाब नदी किनारे था, सॉरी झेलम नदी किनारे था, चिनाब नदी किनारे नहीं था, झेलम के किनारे था। तो आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 हो जाएगा। तो सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी, एक सिकंदरिया की और आपका एक बुके-फेला। बुके-फेला कौन था? तो बुके-फेला इसके घोड़े का नाम था, जो पोरस के साथ युद्ध लड़ने में मर गया था, तो उसी के याद में बुके-फेला नामक नगर बसाया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका महाजनपद काल में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया गया है? तो महाजनपद काल में श्रेणी शब्द क्या था? तो श्रेणी शब्द याद रखना, ये शिल्पकार और व्यापारी संगठनों के लिए था। श्रेणी शब्द इस्तेमाल करते थे, जो शिल्पकार का और जो व्यापारी वर्ग है उनके संगठन को श्रेणी कहा जाता था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से समाज में कितने उच्च वर्ग के आचरण के लिए नियम बनाए थे? तो समाज में उच्च वर्गों के लिए जो नियम बनाए गए थे वो धर्म शास्त्रों में बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इसी में जो है हर तरह के नियम बनाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका महाजनपद काल
के अंतर्गत कौन सी धातु का उपयोग सिक्कों के बनाने के लिए किया जाता था? तो महाजनपद काल में जो सिक्के जो बनते थे वो किसके बनते थे? तो याद रखना वो चांदी के और तांबे के बनते थे, सोने के सिक्के नहीं बनते थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाजनपद काल में गंगा घाटी में उत्पन्न वस्तुओं को तक्षशिला भेजने हेतु किस बंदरगाह का उपयोग करते थे? तो बंदरगाह कौन सा था? तो याद रखना इस बंदरगाह का नाम था आपका जो है भृगु कच्छ था। इसी को हम भड़ोच कहते हैं, ये गुजरात में है। तो याद रखना ये आपका जो तक्षशिला महाजनपद है ये आपका पाकिस्तान के यहाँ पे था। तो याद रखना यहाँ से ला करके भड़ोच, यहाँ भड़ोच बंदरगाह था, यहाँ से सामान को भेजा जाता था। तो ये भड़ोच बंदरगाह का उपयोग करते थे, गंगा घाटी से सामान लाते थे यहाँ से, और यहाँ से ला करके उसे तक्षशिला को भेजते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और ये बंदरगाह कहाँ था? तो ये बंदरगाह याद रखना गुजरात में था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, शिल्प केंद्र किस लिए जाने जाते हैं? तो शिल्प जो केंद्र होते हैं वो धातु कर्मों के लिए भी, बुनाई के लिए भी, और बढ़ईगिरी, इन सब को हम शिल्प कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। गण राज्यों में शक्ति चुने हुए व्यक्ति के अथवा किसी चुने हुए मुखिया के हाथ में होती थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गण राज्यों में वंशानुगत राजा होते थे, गलत हो जाएगा, वंशानुगत नहीं होते थे। जो जनता द्वारा चुने जाते थे, गण राज्यों में चुने हुए व्यक्ति ही शासन चलाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा, बाकी आपका इसमें सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है सही कथन की हमें पहचान करने में कौन सा कथन सही है। पहला आपका, पाली जो है पुस्तकों से पता चलता है कि जनपद बढ़ करके जो है 42 महाजनपद बन गए थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। कहा जाता है आगे चल करके 42 महाजनपद बन गए थे जब मौर्य काल और काल आया तब। ठीक है, गुप्त काल तक जाते जाते 42 महाजनपद हो गए थे, बिल्कुल सही है। बुद्ध के समय 16 महाजनपद स्थापित हो चुके थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो बुद्ध के समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कौशल महाजनपद ये कहाँ पे है? तो ये आपका ये अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसका विस्तार वर्तमान में किन जिलों में था? तो कौशल महाजनपद याद रखना फैजाबाद में भी, बहराइच में भी और गोंडा, इन सब जिलों में फैला हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये सभी जो है जिलों, वर्तमान जिलों में ये फैला हुआ था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से आरंभिक महाजनपद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों में से कौन राज्य थे? इनमें जो है जितने भी महाजनपद दिए गए हैं इनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध इसमें सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, ये बात याद रखना। मत्स्य भी सबसे शक्तिशाली था, अवंती भी और कौशल भी, चारों शक्तिशाली थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा कौन था? तो मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी, उसे हम सूसा कहते हैं, ये ईरान में है। और प्यास के कारण वो मर गया, उसको पानी नहीं मिला तो सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो याद रखना ये सूसा अर्थात ईरान में बेबीलोन का जो मरुस्थल था, मैदान था, उसी में उसकी डेथ हुई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन की हमें पहचान करनी है, कौन सा कथन सत्य है। कपिलवस्तु की राजधानी की पहचान बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से की जाती है, बिल्कुल सही है। शाक्यों की दूसरी राजधानी नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से अवंती राज्य के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। अवंती के बारे में, अवंती के उत्तरी भाग की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, जबकि जो है अवंती के दक्षिण भाग की राजधानी उज्जैनी थी। इसमें कौन सा कथन सही है ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई सही नहीं है। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती थी। तो दोनों ये उल्टा हो गया है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना अवंती की दो राजधानी थी, एक आपका महिष्मती जो दक्षिणी क्षेत्र, और उत्तरी क्षेत्र की राजधानी उज्जैनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? इसमें किसका है जो सुमेल नहीं है? पहला आपका उत्तरापथ, पश्चिमोत्तर भाग को हम उत्तरापथ कहते थे। याद रखना ये भारत का मैप है, तो भारत के मैप के जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है इसको हम उत्तरापथ कहते थे। ठीक है, दूसरा है जो है प्राची, पूर्वी भाग को, जो आपका पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र है, इसको हम जो है प्राची कहते थे।
अपरांत जो है पश्चिमी भाग, तो याद रखना जो अपरांत क्षेत्र है ये पश्चिमी भाग को अपरांत कहा जाता था और मध्य भाग को दक्षिणी भाग कहते थे। नहीं, मध्य प्रदेश को हम मध्य देश कहते थे, ये वाला होगा, दक्षिण भाग नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो ऐसे भी क्षेत्र उस समय अलग अलग नामों से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है इसमें सत्य कथन की हमें पहचान करनी है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति को मजबूत किया था, तो बिल्कुल सही है। उसने लिच्छवियों से और जो है आपका कौशल राज्य से जो है विवाह किया था, जिससे उसने अपने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी शक्ति को मजबूत किया था। बिंबिसार की जो प्रथम पत्नी है वो कौशल राजा प्रसेनजीत की पुत्री थी, जो है, ठीक है। तो आपका ये गलत हो जाएगा। ये पहली जो पत्नी थी वो आपका वैशाली, ठीक है, वहाँ की रानी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर ए हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। पहला, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया था, बिल्कुल सही है। अजातशत्रु ने विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई थी, ये भी बिल्कुल सही है। उसने जो है प्रसेनजीत को भी हराया था, काशी को जीता था, उसने अंग को भी, जो इसके अलावा उसने वज्जियों को भी हराया था, तो आक्रामक नीति अपनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन की हमें पहचान करनी है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। अजातशत्रु ने पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल सही है, जिसे हम रथ मूलक कहते थे और महाशिलाकंटक कहते थे। और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया था उसने, तो इसका इस्तेमाल किया था उसने जो है वैशालियों के लिए, लिच्छवियों के लिए किया था। अजातशत्रु के पास ऐसा रथ था जिसमें गदा के आकार का हथियार जुड़ा हुआ था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सर्वप्रथम किसने मगध की राजधानी को पटना में बसाया था, तो सर्वप्रथम मगध की राजधानी जो है पटना में किसने बसाया था, तो ये उदयन ने बताया था। इसको हम पाटलिपुत्र कहते थे और पाटलिपुत्र का नाम जो है शेरशाह सूरी ने पटना रखा था, तो ये बात याद रखना। तो उदयन ने ही बसाया था गंगा और सोन नदी के संगम पर। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही कथन की हमें इसमें पहचान करनी है। तो सबसे पहले कौन सा वंश होगा, हर्यक वंश होगा। हर्यक के बाद आपका नागवंश, नागवंश के बाद नंदवंश और फिर मौर्य वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन वही था लेकिन ये दूसरे तरीके से दिया गया था, इसलिए मैंने इसको दे दिया है समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध के उत्कर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी, बिल्कुल, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल होता था। लोहे की खदानें आसानी से उपलब्ध थीं, बिल्कुल सही, ये भी मगध के उत्कर्ष में योगदान दिया। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो कि सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही था। और यहाँ पे मगध के उत्कर्ष में यहाँ के शक्तिशाली राजा थे, अजातशत्रु बिंबिसार जैसे राजा थे, ये भी एक कारण था उसके उदय में। इसके अलावा जो है यहाँ पे खेती अच्छी होती थी, जनसंख्या अधिक थी, इसीलिए जो है यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण सेना में लोग सैनिक ज़्यादा उपलब्ध होने लगे, ये भी एक कारण था। और गंगा और सोन नदी के संपर्क, जैसे मान लो ये गंगा नदी है, ये सोन नदी है, इसके संगम पे था, तो गंगा सोन नदी के संगम से कोई आक्रमण भी नहीं कर सकता था, ये प्राकृतिक सुरक्षा दो नदियाँ प्राप्त करती थी मगध को, ये भी एक कारण था। तो ये सब कारण थे मगध के उत्कर्ष में। तो मगध के उत्कर्ष में कौन सा कारण नहीं था, यमुना और उसकी उपसाय नदियों के आवागमन जो है सस्ता और सुलभ थे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, यमुना नदी मगध तक जाती ही नहीं थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका, निम्न युग्म को जो है सुमेलित करना है, एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ राजधानी दी गई है, और कौन सा इसमें सही सुमेल हो रहा है ये आपको बताना था। पहला आपका मगध राजगीर, इसकी राजधानी क्या थी, राजगीर, बिल्कुल सही। सूरसेन राजधानी मथुरा, बिल्कुल सही। कौशल राजधानी श्रावस्ती, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसमें तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। नेक्स्ट आपका, प्राचीन नगर मगध से होकर निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती थी। तो मगध से जो नदियाँ प्रवाहित होती थी वो कौन कौन सी थी, एक गंगा और एक सोन नदी। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यमुना नदी से कोई मतलब ही नहीं है और इसी के संगम पर आपका मगध था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अस्मक महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित था। तो अस्मक महाजनपद एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में, और ये गोदावरी नदी किनारे था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हखामनी शासकों का संबंध किस देश से है। याद रखना, फारस अर्थात ईरान से है, और हखामनी वंश का ही राजा था दारा, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, फारस को ईरान भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा ईरानी आक्रमण का परिणाम नहीं था? तो हमारे यहाँ ईरानियों ने आक्रमण जब किया था तो हमारे देश पर कई प्रभाव पड़ा था। पहला क्या था? सिंधु के लिए हिंदू नाम का सर्वप्रथम उपयोग ईरानियों ने ही किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रादुर्भाव हुआ, गलत हो जाएगा। ईरानियों के आक्रमण से खरोष्ठी लिपि का प्रभाव पड़ा था, ब्राह्मी लिपि का नहीं हुआ था, तो दूसरा गलत हो जाएगा इसमें। भारतीय वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव बिल्कुल पड़ा था, अशोक के स्तंभों पर देखा जा सकता है। और यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी प्राप्त हुई, ये भी पता चला जब ईरानियों ने आक्रमण किया तो यूनानियों को पता चल गया कि भारत में संपत्ति बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने मतलब घायल हो जाने के बाद किस भारतीय गण की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र उठा लिया था, धारण कर लिया था? तो आसिक नोई नामक एक राज्य था, ये आपका कहाँ पे था? अफगानिस्तान के और पंजाब के क्षेत्र में था। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। यहाँ की स्त्रियों ने सिकंदर से युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट आपका, सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा किसमें कथन सत्य है, इसकी पहचान करनी है। भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो गया, बिल्कुल सही है। भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वारा खुल गए, बिल्कुल सही है। तो स्थल मार्ग और जल मार्गों का पता चला क्योंकि सिकंदर आक्रमण इसी मार्गों से किया था। मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सारे प्रभाव किसका पड़े? सिकंदर के आक्रमण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदर के आक्रमण के बाद पश्चिमोत्तर भारत में झेलम के तट पर किस नगर मतलब किस नाम से नया नगर बसाया गया था? सिकंदर ने बोकेफेला, अपने घोड़े के नाम पर बोकेफेला नामक नगर झेलम के तट पर बसाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो 3 टॉपिक से जुड़े हुए प्राचीन इतिहास के मैंने क्वेश्चन करा दिया। इससे पहले मैंने हड़प्पा, मोहन जो आपका क्या कहते हैं वैदिक काल, इसके अलावा जो है आपका मैंने क्या कहते हैं आपका पाषाण काल, इन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने करा दिया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म करा दिया है। तो इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।